ओए देखो एक बार, बोले हम क्या टॉपिक है? रेसिडेंशियल स्टेटस। मतलब एक इंसान का इंडिया का नागरिक है कि नहीं, है ना, फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन, फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन, ये देखने के लिए हम लोग को उसका क्या चेक करना पड़ता है? रेसिडेंशियल स्टेटस। सुने हो ना कि लड़का एनआरआई है। क्या है? लड़का एनआरआई है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एनआरआई मीन्स वो बंदा जो कि इंडिया में नहीं रहता है, विदेश में कुछ भी करता है, विदेश में कुछ भी करता है, वो सारे बच्चे क्या कहलाते हैं? एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन। क्या बोला जाता है उसको? नॉन रेसिडेंट इंडियन। इंडिया में जो टैक्सेशन होता है उसके लिए बोला गया है कि आपको रेसिडेंट होना पड़ेगा, तब आपके ऊपर टैक्सेशन लगेगा। अगर आप रेसिडेंट नहीं है तो आपको टैक्स देने का जरूरत नहीं है ना। अगर आप इंडिया का रेसिडेंट है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। कौन से ईयर में रेसिडेंट? प्रीवियस ईयर में। एक होता है असेसमेंट ईयर और एक होता है प्रीवियस ईयर। वो ईयर होता है जो असेसमेंट ईयर के पहले होता है ना, जिसमें हम लोग इनकम जनरेट करते हैं। इनकम क्या करते हैं? और उसका टैक्सेशन पेड करते हैं कौन से ईयर में? असेसमेंट ईयर में। तो बोला गया है कि प्रीवियस ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करके तुमको टैक्स उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा? पेड करना पड़ेगा। ऐसे समझो कि आईपीएल में बहुत सारे क्रिकेटर प्ले करते हैं, है ना, तो क्या सारे क्रिकेटर इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देते होंगे? डिपेंड करता है कि वो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। जैसे वेस्ट बंगाल, वेस्ट इंडीज वाला या फिर अफगानिस्तान वाले, वो तो साल भर इंडिया में रह के ही प्रैक्टिस भी करते हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, तो वो क्रिकेट ग्राउंड कानपुर स्टेडियम को बना के रखा है लोग। कौन? अफगानिस्तान वाले। तो वो लोग यहीं पे रहते हैं, तो वो ज्यादातर टाइम अपना कहाँ स्पेंड कर रहे हैं? इंडिया में। तो वो माने जाएंगे कि वो इंडियन रेसिडेंट है ना। भले वो नागरिक सिटीजन कहीं और के हैं, सिटीजन कहीं और के हैं, लेकिन रेसिडेंट वो कहाँ के मान लिए जाएंगे? इंडिया के। उसका भी बहुत सारा क्या है? कंडीशन है, बहुत सारा कंडीशन है। उसमें से पहला कंडीशन आता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। सेक्शन 6 में रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बोला गया है। किस में बोला गया है? सेक्शन 6 में किसके बारे में बोला गया है? रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। जितना भी सेक्शन 6 में बोला गया है वो सब किसके बारे में बोला गया है? रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। पहला क्लॉज कौन सा आता है? सेक्शन 6(1)(a। याद हो जाएगा, है ना। क्या चीज? सेक्शन 6(1)। ये सेक्शन बोलता है कि एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट। एक आदमी को रेसिडेंट बोला जाएगा अगर वो आदमी इंडिया में 182 डेज या फिर उससे ज्यादा रह गया तो। कितना दिन? 182 डेज या फिर उससे ज्यादा। अगर वो प्रीवियस ईयर में रहा है। कौन से ईयर में? प्रीवियस ईयर में। अब ये 182 डेज अच्छा से याद करने के लिए ऐसा समझो कि 6 महीना से ज्यादा। नॉर्मली 6 टोटल कितना दिन का होता है? 365। 365 का अगर आधा करेंगे तो करीब करीब 182 या 183 आएगा, है ना। इसीलिए मतलब तुम ऐसा बोलो कि साल का आधा दिन तुम इंडिया में बिताए और टैक्स किसी और गवर्नमेंट को दोगे। तुमको टैक्स देना पड़ेगा किसको? इंडियन गवर्नमेंट को। एज पर सेक्शन व्हाट? सेक्शन 6(1)(a। an Indian is said to be an person individual is said to be resident if he lives in India for 182 days या फिर उससे ज्यादा, या फिर उससे ज्यादा, तो मान लिया जाएगा कि वो इंडियन रेसिडेंट है। बट अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो एक और कंडीशन दिया गया ऑप्शन में कि अगर ऐसे रेसिडेंट नहीं माने जाओगे तो ऐसे माने जा सकते हो। प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर। प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहना है? 60 दिन या फिर उससे ज्यादा, माने 2 महीने के करीब। कितना? 2 महीने के करीब। प्रीवियस ईयर में सिर्फ कितना दिन रहो? 60 डेज। एंड
4 प्रीवियस ईयर में, प्रीसीडिंग द करेंट प्रीवियस ईयर, क्या बोले फिर से बोलो, 4 प्रीवियस ईयर जस्ट प्रीसीडिंग द करेंट प्रीवियस ईयर, माने जैसे अभी प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर चल रहा है हम लोग का 23-24, क्या है प्रीवियस ईयर हमारा 23-24, इसके पीछे वाले जो 4 प्रीवियस ईयर है, मतलब 22-23, 21-22, 20-21 और 19 और 2020, इन 4 सालों में 365 डेज। अच्छा, ये जो 60 डेज रहना है वो कंटिन्यूअसली रहना है कि आएगा घूम के जाएगा, फिर आएगा फिर घूम के जाएगा, ऐसे भी चलेगा? द आंसर इज कि आएगा घूम के जाएगा, कैसे भी चलेगा, है ना। इस महीना में 15 दिन रह गया, अगला महीना में 15 दिन, थोड़ा सा दुर्गा पूजा देखने आ गया, थोड़ा सा छठ पूजा देखने आ गया, है ना, ऐसे भी रह रहा है इंडिया में, तो भी माना जाएगा कि वो इंडियन रेसिडेंट है। अच्छा, ये 182 डेज वही दुर्गा पूजा, छठ पूजा, वैलेंटाइन डे जैसे मिलने आए, है ना, जैसे मन करे वैसे वो इंडिया में कैसे भी कितना दिन बिता दे, 182 डेज या फिर उससे ज्यादा, तो मान लेंगे कि वो क्या है, इंडियन रेसिडेंट है। कितना क्लॉज है, 2, सेक्शन कौन कौन सा, 61A या 61C, लेकिन 61C में एक थोड़ा सा ना ऐड किया कि ये लोग ना सेक्शन 61C के अंदर में नहीं आ सकते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो सेक्शन 61C में नहीं आ सकते। अच्छा, जनरल रूल क्या है ये बताओ, जनरल रूल ये है कि प्रीवियस ईयर का टैक्स दिया जाता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा सिचुएशन था जहाँ पे प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही क्या करना पड़ता था, देना कब, जब शॉर्ट टाइम के लिए बिजनेस हुआ रहा तो 3 महीना के लिए बिजनेस से खोले, अब हम अगला साल कहाँ खोलने जाएंगे तुमको, अभी खोले हो, बंद किए, तुरंत पैसा दो, खत्म करो, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ कंडीशन दे दिया है, किसका, सेक्शन 61C का, कि ये लोग सेक्शन 61C के अंदर में नहीं आ सकते। जैसे कोई इंडियन ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन समझते हो, नहीं समझते हो, इंडियन ओरिजिन मतलब उसके दादा दादी चाचा चाची कोई भी इंडिया का रहने वाला है, अब वो रहता है विदेश में, वो रहता है, वो इंडिया आते रहता है घूमने फिरने के लिए, कभी मौसा का शादी हो गया, कभी मौसी का शादी हो गया, कभी चाचा का शादी हो गया, कभी बुआ का शादी हो गया, वो इंडिया आते रहता है, किस लिए, घूमने के लिए, किस लिए, रहने के लिए या कमाने के लिए नहीं, फॉर दैट पर्पस वो इंडियन ओरिजिन है, आते जाते रहेगा, कहाँ से, इंडिया से, इसलिए उसको रेसिडेंट होने के लिए कितना दिन रहना पड़ेगा, 182 डेज, क्योंकि वो 60 दिन तो ऐसे ही बिता देगा, एक शादी में आएगा, दूसरा शादी करके जाएगा, है ना, तो 60 दिन तो उसका ऐसे ही क्या हो जाएगा, बीच, ऑब्वियसली है कि रिश्तेदारी में अगर आया है तो 2 दिन मामा के घर, 2 दिन बुआ के घर, 2 दिन मौसी के घर रहेगा, तो उसी में उसका 60 दिन क्या हो जाएगा, बीत जाएगा। बैटरी लो दिखा रहा है कि वीडियो बंद हो गया, हाँ ठीक है चलेगा, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दुख है तो बोलो, दुख होना नहीं चाहिए। अच्छा, अगर कोई पर्सन आउटसाइड इंडिया जा रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, किस पर्पस के लिए जा रहा है, पहला हम कंडीशन क्या बताएं, कि कोई इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया आते रहता है, क्या करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो उसके लिए सेक्शन 61C एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा पर्सन, अगर कोई इंडियन पर्सन है या इंडियन रेसिडेंट है जो आउटसाइड इंडिया गया है, क्या करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब करने के लिए, क्या करने के लिए, तो भी उसके ऊपर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 61A वाला। अगर कोई इंडियन शिप क्रू का मेंबर है, किसका मेंबर है, इंडियन शिप क्रू, इंडियन शिप क्रू समझते हो, बड़ा वाला जो जहाज होता है, लाइक टाइटैनिक, है ना, उसका कोई जो अगर माने मेंबर है, क्या है, मेंबर है, ऑब्वियसली शिप जो है आउटसाइड इंडिया जा रही है, कहाँ जा रही है, तो इसको इंडिया से अमेरिका पहुंचते पहुंचते 3 महीना लग जाएगा, अमेरिका से यहाँ आते आते इसको 3 महीना लग जाएगा, तो अगर वो शिप क्रू का मेंबर है तो उसके ऊपर भी ये वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता है ना, उसके ऊपर कौन सा कंडीशन एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 61A वाला, चलेगा। फिर से बोलते हैं, एंड पर्सन इज सेड टू बी इंडिविजुअल इफ ही लिव्स इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एज पर सेक्शन 61A। 61C क्या बोलता है, इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट
he lives in India for 60 days in previous year and 365 days in 4 preceding year just preceding the current previous year. पिछले 4 सालों में कौन सा साल छोड़ के, करंट वाला प्रीसीडिंग ईयर को, प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पिछले 4 सालों में कितना दिन रहना पड़ेगा, 365, है ना। बट इसका कुछ क्या है, एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन है कि माने कुछ लोग इसके अंदर में दायरे में नहीं आते हैं। 3 ही लोग हैं, कौन कौन, इंडियन ओरिजिन, इंडियन एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए, या फिर इंडियन शिप क्रू का मेंबर है जो शिप जो है आउटसाइड इंडिया जा रही है, आउटसाइड, तब माना जाएगा कि वो इंडियन रेसिडेंट नहीं है और उसको कितना दिन रहना पड़ेगा रेसिडेंट होने के लिए, 180 डेज या फिर उससे ज्यादा। ये कहानी था रेसिडेंट होने का और नॉन रेसिडेंट होने का। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल किया, दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल किया तो हम लोग मान लेंगे कि वो इंडियन रेसिडेंट है। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो वो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। अब रेसिडेंट में भी क्वालिटी है, कैसा टाइप के रेसिडेंट हो तुम, है ना। रेसिडेंट में भी क्या है, क्वालिटी है, किस टाइप के रेसिडेंट हो। प्योर वाले रेसिडेंट हो, है ना, कि मैंने मिलावटी हो। एक होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्या चीज, और एक होता है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। जैसे हम बताते हैं, कोमल कहाँ है यहीं पे, और कोई है, सुमन, है ना, वो यहीं पे हुई है रिश्ता में हुई है ना, कहाँ, जंगल में, कहाँ बाबू, हाँ, नानी घर कहाँ है, वो जो मानकुंडू के बगल में है। अरे मानकुंडू बगल में ही ना बस। अच्छा ठीक है, ठीक है, पागल खाना है। अच्छा ठीक है, तो कुछ लोग, अच्छा मानो, है ना, टाइप ऑफ कि कुछ लोग रिश्ता में ही हुए, है ना, मातृ सदन में, कहाँ पे, मातृ सदन में, रिश्ता में ही रहे, रिश्ता में ही पढ़े, रिश्ता विद्यापीठ में पढ़े, यहीं पे कहीं पे जॉब किए, फिर यहीं से भांगा घाट गए, स्वाहा, ठीक है। अब वो बंदा वो रेसिडेंट है या नहीं है, प्योर वाला रेसिडेंट है, एकदम घी लगा हुआ, है ना, ठीक है। तो वो जो रेसिडेंट है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, वो सारा कंडीशन को क्या करता है, फुलफिल करता है ना। अब नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, देखो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए तुमको 2 और कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। क्या होने के लिए, पहले डिसाइड करना है कि रेसिडेंट है कि नहीं। जैसे ही पता चल गया कि रेसिडेंट है तो पूछो कि कैसा वाले रेसिडेंट हो, ऑर्डिनरी वाले की नॉन ऑर्डिनरी। अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, कैसा रेसिडेंट है, तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, 2 कंडीशन है, दोनों का दोनों कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। पहला बात की 7 ईयर में, प्रीवियस 7 ईयर में 730 डेज रहना पड़ेगा। कितना दिन, 730 डेज प्रीवियस 7 ईयर में, पिछले 7 सालों में कितना दिन रहो, और 10 ईयर में 2 ईयर, 10 ईयर में या 2 टाइम्स रेसिडेंट का खिताब हासिल करना पड़ेगा। बहुत कुछ मिलता है, माने 2 बार ये कंडीशन या ये कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, है ना। और पिछले 7 सालों में 730 दिन, एक्चुअली ये भी देखो तो 2 ही साल है, 365 है ना। तो प्रीवियस 7 सालों में 730 दिन रहो और 10 सालों में दोनों कंडीशन की कोई एक कंडीशन, दोनों ही कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, तब तुमको दर्जा मिलेगा कैसा, रेसिडेंट का, ऑर्डिनरी। हम लोग 10 साल का 10 साल रेसिडेंट रहे है ना, और 3,650 दिन इंडिया में ही रहे हैं, है ना। इंडिया के बाहर कदम भी, इवन ओशन में भी पैर नहीं डाले हैं, है ना। तो इंडियन ओशन, तो हम लोग क्या है, प्योर वाला ऑर्डिनरी वाले रेसिडेंट है। क्या है, ऑर्डिनरी वाले रेसिडेंट। ये अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कंडीशन, कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं किए, है ना, तो हम लोग क्या बन जाएंगे, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या बन जाएंगे, ऐसा हम बोलते हैं कि ये है घर का बेटा,
हर एक बात पे टैक्स देगा, हर एक बात पे टैक्स देगा। कौन? ये घर का दामाद है, ये जब ससुराल आएगा है ना, और ससुराल से कमाएगा तभी घर वाले बच्चों को मिठाई खिलाएगा, अदरवाइज नहीं खिलाएगा। कौन? दामाद। ये बाहरी लोग है ना, माने रिश्तेदार, पटपटीदार है ना, इसको हम लोगों से कुछ फायदा होगा या हम लोग के घर में कुछ पैसा रिसीव करेगा तब हम लोग के बच्चा को पैसा देगा। हम लोग के घर वाले पैसा से रिसीव नहीं होगा तो घर वाले को पैसा नहीं देगा, है ना। तुम लोग जैसे कोई आता है, जैसे सीतू है, कोई घर में आ गया, मौसा या फुआ फूफा, अब वो घर से निकलेगी ही नहीं, कहा पता कब चल जाएगा, लोग पता नहीं चलेगा, है ना, बिना बताए चल जाएगा लोग, है ना, पूरा स्टेशन तक छोड़ने जाती है। आज रास्ते में जब जब मिलती है तब तब पाव पकड़ के प्रणाम 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 कर, जैसे ही 500 रुपए दे देते हैं उसके बाद उसको छोड़ कि अंकल वहां से टर्न ले लीजिएगा, आ जाएगा स्टेशन। रेसिडेंट कितने टाइप के? आए फिर से बोलते हैं, रेसिडेंट कितने टाइप के? 2 टाइप का, या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा। अगर रेसिडेंट है तो दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या है? 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, या फिर 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 ईयर जस्ट प्रीसीडिंग द करेंट प्रीवियस ईयर, है ना। करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 4 सालों में आपको कितना दिन रहना पड़ेगा? 365 डेज। अगर रेसिडेंट का खिताब मिल गया तो तुमको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वाले रेसिडेंट हो, ऑर्डिनरी वाले हो कि नॉन ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी वाले के लिए 7 सालों में 730 दिन और 10 सालों में 2 बार रेसिडेंट का क्या मिलना चाहिए? खिताब मिलना चाहिए। क्या खिताब? इन द सेंस कि तुमको नवाजा जाएगा कि तुम हर एक बात में टैक्स देगा, हर एक बात में टैक्स देगा, माने गवर्नमेंट इससे टैक्स सबसे ज्यादा लेगा। देखो ऐसा समझो, विराट कोहली है ना, क्रिस गेल और रिकी पोंटिंग, ये इंडिया में रहता ही है ना, ये कभी कभी इंडिया आता है, कभी कभी इंडिया नहीं आता। ये बाई चांस इंडिया आया तो आया, कौन? नॉन रेसिडेंट वाला, है ना, क्योंकि ज्यादातर टाइम इंडिया में स्पेंड नहीं करता, ये आधा करता है, आधा ये पूरा इंडिया में ही क्या करता है, अपना टाइम स्पेंड करता है। तो टैक्स किसको ज्यादा देना चाहिए? ऑर्डिनरी वाले, उससे कम इसको और सबसे कम उसको, चलेगा। इन सब का नोट्स हम तुम लोग को क्या करेंगे? फॉरवर्ड करेंगे, है ना। क्या करेंगे? फॉरवर्ड करेंगे। 1 मिनट दो, मोबाइल चार्ज करने दो, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। जो घर पे बैठा हुआ है यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत? अब बात आता है कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है। एक टॉपिक आएगा, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, किस पर्सन को, अच्छा कितने कैटेगरी के लोग हुए? बोलते जाओ, हम लाइन खींचते जा रहे हैं, अपना नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। 3, कितना कैटेगरी होता है? 3। एक हुआ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक हुआ नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एक होता है नॉन रेसिडेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया अर्न एनीवेयर, अगर इनकम रिसीव इंडिया में किए, कमाए कहीं भी हो, कमाए कहीं भी हो, सपोज करो मेरा बांग्लादेश में थोड़ा सा जमीन है ना, वहां पे जिस हिसाब से परेशान कर रहे हैं लोग, वहां से भाग के हम यहाँ पे आ गए, है ना, और वहां के जमीन को हम भाड़ा पे चला दिए। कहाँ के जमीन को? बांग्लादेश को। और वहां से क्या रिसीव करते हैं हम? रेंट रिसीव करते हैं। क्या रिसीव करते हैं? रेंट। तो ये जो रेंट रिसीव कर रहे हैं वो कहाँ रिसीव कर रहे हैं? इंडिया में। जमीन कहाँ का है? तो हम कहाँ के जमीन से कमाए हैं? बांग्लादेश की जमीन से कमाए हैं, लेकिन रिसीव कर रहे हैं इंडिया में। हम कौन है? हम चाहे रेसिडेंट हो सकते हैं, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकते हैं, चाहे नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं, है ना। किसी कोई भी हो, टैक्स सबको देना पड़ेगा, क्योंकि इनकम रिसीव इन इंडिया हुआ है। क्या बोले? इनकम रिसीव इन इंडिया अर्न एनीवेयर, अर्न कमाए कहीं भी हो। अगर तुम इंडिया में रिसीव कर लिए तो गलती कर दिए, तुमको क्या करना पड़ेगा? टैक्स दे के जाना पड़ेगा, चाहे तुम नॉन रेसिडेंट ही क्यों ना हो, ठीक है। इनकम
अर्न इन इंडिया रिसीव एनीवेयर। ये क्या माने कोई एक आदमी है जो कि इंग्लैंड में रहता है, विजय माल्या, वो बहुत सारा जमीन रखा है, कहाँ पे, इंडिया में। बोलता है कि रेंट भेज देना इंग्लैंड में। रेंट कहाँ भेजोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि तुम रेंट जो भेजोगे यहाँ से कहाँ, तो पहले उसका टैक्स काट के भेजोगे, है ना। क्या करोगे, टैक्स काट के भेजोगे। मतलब अगर इनकम अर्न इंडिया से हो रहा है, माने सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इंडिया है, तुम रिसीव कहीं भी करो, दुनिया के किसी भी कोना में करो, उससे मतलब नहीं है। हम लोग उस पर क्या लेंगे, टैक्स लेंगे, चाहे तुम कोई भी हो, चाहे तुम कोई भी हो। अच्छा, इनकम अर्न इन इंडिया, इनकम रिसीव इन इंडिया, तब तो देना ही पड़ेगा, तब तो कैसे देना पड़ेगा, है ना। इनकम अर्न एंड रिसीव इन इंडिया, टैक्स सबको देना है। इनकम रिसीव इन इंडिया अर्न एनीवेयर, टैक्स सबको देना है। इनकम अर्न इन इंडिया रिसीव एनीवेयर, टैक्स सबको देना है। आईपीएल होता है, आईपीएल, आईपीएल को क्या बोला जाता है, इंडिया का त्यौहार। क्या बोला जाता है, इंडिया का त्यौहार किसको बोला जाता है, आईपीएल। उस समय में जब कोई त्यौहार नहीं रहता है ना, अप्रैल के समय में, तो यहाँ पे क्या होता है, देश विदेश के बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं, और हमारे विराट कोहली भी रहते हैं, है ना। तो हम तीन लिए, क्रिस गेल, विराट कोहली और रिकी पोंटिंग। ये ज्यादातर टाइम कहाँ स्पेंड करता है विदेशी, लेकिन इंडिया में बहुत सारा टाइम क्या करता है, स्पेंड करता है। विराट कोहली तो इंडिया का बेटा है ना, वो पूरा टाइम कहाँ स्पेंड करता है, इंडिया में ही। रिकी पोंटिंग कभी कदार आ जाता है। आईपीएल हुआ इंडिया में, आईपीएल हुआ, तो कमाई कहाँ जनरेट हुआ, टैक्स सबको, चाहे रिकी हो, चाहे विराट हो, चाहे क्रिस गेल हो। अब ये लोग डिसाइड किए कि नहीं, आईपीएल इस बार होगा दुबई में। जब कोविड हुआ था, है ना, तो सब कोई आईपीएल कहाँ खेलने चला गया था, दुबई। इंडिया का त्यौहार इंडिया से बाहर मनाया जा रहा है, बट कंट्रोल कहाँ से हो रहा था, इंडिया, कंट्रोल हो रहा था इंडिया से, अर्न इंडिया में नहीं हो रहा था। कंट्रोल कहाँ से, मैंने बीसीसीआई कहाँ का है, इंडिया का। बीसीसीआई कंट्रोल करता है ना किसको, आईपीएल को। आईपीएल इवेंट हो कहाँ रहा है, दुबई में। आईपीएल इवेंट हो कहाँ रहा था, दुबई में। तो दुबई में बहुत सारे लोग आएंगे और यहीं से कमाकर वापस उड़ के अपने घर चल जाएंगे, इंडिया को देखेगा भी नहीं, है ना। तो इस केस में जो नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट मतलब रिकी पोंटिंग, वो ऑस्ट्रेलिया से उड़ के सीधे उतरेगा कहाँ पे, और कमाएगा, और कमा के लेके चला जाएगा कहाँ, वो इंडिया को एक पैसा टैक्स नहीं देगा। लेकिन क्रिस गेल आएगा, कमाएगा और लेके फिर इंडिया आएगा। क्यों, क्योंकि कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इंडिया से। तो अगर कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, कोई बिजनेस है जो आउटसाइड इंडिया है, कहाँ है, वहां आउटसाइड इंडिया में बिजनेस है, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, अमेरिका में है, कहाँ पे है, तो वहां के लोग, अमेरिका के लोग वहां पे काम करते होंगे, कहाँ पे, उस टीसीएस में। तो वो लोग क्या आके टैक्स हमको देंगे, नहीं। लेकिन कोई भारतीय नागरिक गया है वहां पे कमाने के लिए, तो क्या वो टैक्स देगा, वो टैक्स देगा। इट मीन्स कि नॉन रेसिडेंट टैक्स नहीं देगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट टैक्स देगा। ये क्या टॉपिक था, इनकम अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, बट कंट्रोल फ्रॉम कौन कौन टैक्स देगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट टैक्स देगा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट टैक्स देगा, बट नॉट रेसिडेंट टैक्स नहीं देगा। अच्छा, इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, वो भी कंट्रोल भी सब कुछ विदेश में हो रहा है, तो कोई नहीं देगा, है ना, सिवाय बेटा के, है ना, सिवाय बेटा के। बेटा कहीं भी कमाएगा, विदेश में भी जाके कमाएगा, तो अपनी मम्मी के लिए क्या करेगा, पैसा भेजेगा। तो भारत माता, और विदेश में भी रहेगा तो टैक्स देना पड़ेगा। क्या था पॉइंट, इनकम, लड़का बेचारा ही होता है, इनकम अर्न रिसीव आउटसाइड इंडिया एंड
कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, देन ये टैक्स देगा, ये टैक्स देगा, और सॉरी ये दोनों टैक्स नहीं देगा, सिर्फ बेटा टैक्स देगा। चलेगा? दामाद बाहर कमा रहा है तो हमको भेजेगा क्या? ससुराल भेजेगा? नहीं भेजेगा। बेटा बाहर कमा रहा है तो भेजेगा। पड़ोसी बाहर कमा रहा है तो नहीं भेजेगा, तो एकदम में नहीं भेजेगा, है ना? चलेगा यहाँ तक? ये क्या था? इंसिडेंस ऑफ टैक्स, किसको इंडिया को टैक्स देना पड़ेगा। तो तुमको क्या करेगा, हम बता रहे हैं, कुछ सिचुएशन दे देगा, है ना? क्या दे देगा? कुछ सिचुएशन दे देगा। इन सब पे जहाँ पे हम टिक आउट किए हैं वहां पे कुछ अमाउंट दे देगा। क्या दे देगा? अमाउंट देगा। तुमसे पूछेगा कि किस आदमी को कितना अमाउंट पे इंडिया का टैक्स देना पड़ेगा, है ना? तो तुमको डिटरमाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो इसमें तो आंख मूंद के जो भी अमाउंट होगा सब पे क्या होगा? टैक्स देना पड़ेगा। इसमें सिर्फ कंट्रोल आउटसाइड इंडिया से होगा तो इसको टैक्स देना नहीं है ना? इसमें रिसीव एंड अर्न आउटसाइड इंडिया होगा बट कंट्रोल इंडिया से होगा तो इसको टैक्स देना है, बट उसको उसमें भी नहीं देना है। चलेगा? इसको कॉपी करो एक बार। बोला है राम प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इनकम, कैलकुलेट द इनकम which is liable to be taxed in India for the assessment year 23-24. सैलरी रिसीव इन इंडिया, वर्ड क्या यूज किया है? रिसीव इन इंडिया। अगर रिसीव हुआ है इंडिया में तो कोई भी बंदा हो तुमको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो। तो फर्स्ट केस का जो पॉइंट है, सैलरी रिसीव इन इंडिया मतलब 1,40,000, सबको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन हम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? कितना समझदार है तुम लोग, है ना? क्वेश्चन ऐसे दिखाई देगा, उसमें से क्या कर लेना तुम लोग? कॉपी कर लेना, जो यूट्यूब देख रहा है उसको। चलेगा यहाँ तक? सेकंड, इनकम फ्रॉम टी बिजनेस इन नेपाल, नेपाल आउटसाइड इंडिया हुआ, बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। देखो जो नेपाली लोग हैं उन लोग को टैक्स देना नहीं पड़ेगा, है ना? माने ये बंदा टैक्स नहीं देगा, बाकी के दोनों लोग क्यों? क्योंकि कंट्रोल हो रहा है इंडिया से। तो 10,000 ये भी पेड करेगा और 10,000 पे टैक्स ये भी पेड करेगा। माने ऐसा नहीं है कि 10,000 टैक्स के रूप में पेड करेगा, 10,000 पे जो टैक्स बनेगा वो पेड करेगा। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कनाडा, कहाँ पे है? डिपॉजिट भी हुआ होगा कनाडा में, बिजनेस भी कनाडा का, डिपॉजिट भी हुआ है कनाडा में, उसमें से 1/3 रिसीव हो रहा है। तो जितना रिसीव हो रहा है इंडिया में उतना तो सबको टैक्स देना है, माने 10,000 1/3 कैसे? अच्छा, बाकी 20,000 सिर्फ इसको टैक्स देना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? ये तो इंडिया का निवासी है ना, इसको एनी हाउ टैक्स देना पड़ेगा, बाकी दोनों को टैक्स देने का जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया? जैसे ये बैंक कनाडा का होगा, बैंक कनाडा का, इंटरेस्ट रिसीव भी कनाडा में हुआ, कंट्रोल भी कनाडा से हो रहा है। कहां से हो रहा है? सब कुछ कनाडा में हो रहा है, बट रिसीव कर रहा है इंडिया में। जो रिसीव कर रहा है इंडिया में वो सब टैक्स देगा, लेकिन जो इंडिया का प्योर नागरिक है तो वो पूरा पे टैक्स देगा। हम क्या बोले थे? वो हर एक केस में टैक्स देगा। अच्छा, फिर बोला है प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई, मुंबई मतलब अपना देश, अपना देश का ये बिजनेस है, कंट्रोल कहीं से भी हो, ऑन इंडिया में हो रहा है। जैसे लंदन जाके क्या कर रहा था? रेंट रिसीव कर रहा था मुंबई के जमीन से, ऐसा समझो। तो टैक्स कोई कहीं भी रिसीव करो टैक्स तो देना पड़ेगा, सबको टैक्स देना पड़ेगा। 1 लाख पे चलेगा? नेक्स्ट क्या था? प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017-18 फ्रॉम अ बिजनेस इन टोक्यो रेमिटेड इन इंडिया। देखो ये पास्ट ईयर प्रॉफिट माना जाएगा, पास्ट ईयर प्रॉफिट करंट ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये रेसिडेंशियल स्टेटस इस बार का है। उस टाइम का क्या रेसिडेंशियल स्टेटस था? कोई ठीक नहीं है। तो प्रीवियस ईयर अनटैक्स्ड इनकम अगर इंडिया में आता भी है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन इंडिया बट रिसीव इन यूएसए, रिसीव कहीं भी हो
है ना, अर्न इंडिया में हुआ है, प्रॉपर्टी इंडिया में है, तो टैक्स सबको ही देगा, चलेगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन बट रिसीव अगर इंडिया में हुआ है तो टैक्स सबको देना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन बट रिसीव इन कनाडा, सब बाहर बाहर हुआ, सब खाली एक को टैक्स देना पड़ेगा, बेटा को, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जाम्बिया आउटसाइड इंडिया कंट्रोल फ्रॉम टर्की, फिर बेटा को। अब यहाँ पे टोटल कर लेगा तुम लोग, यही देखो आता है तुम लोग को 7,35,000, 455, 445,